नमस्कार दोस्तों, M2R की ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है सेजल, द स्टोरी ऑफ ब्रेव गर्ल, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। एपिसोड 5, सेजल का अंतिम पड़ाव। क्या सेजल फिर कभी अपनी बड़ी बहन स्वीटी से मिल पाती है, या फिर उसे भूलकर वह अपनी इस रंग बिरंगी दुनिया में खोकर रह जाती है? जानने के लिए सुनिए ये एपिसोड। सेजल अपनी सास और पति शिवम के साथ कुछ दिन बाबूजी के घर रुकती है। फिर एक दिन अपने घर जाने का प्लान बन जाता है। सेजल को पहले से पता होता है कि इतने दिन साथ रुकने के बाद बाबूजी उसके घर जाने की खबर सुन के टूट जाएंगे। इसलिए घर जाने के लिए बाबूजी को सेजल समझाते हुए कहती है, बाबूजी, बहुत दिन से यही हैं हम सब लोग, एक दो दिन में वापस जाने को सोच रहे हैं। बाबूजी ये सुनकर सेजल की भावनाओं को समझते हुए सेजल से कहते हैं, बाबूजी, बेटा, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। शिवम और उसकी माँ को बुलाओ। सेजल थोड़ा असहज होकर सोचते हुए, बाबूजी क्या सोच रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और उठकर शिवम और अपनी सास को बाबूजी के पास भेजकर अपनी माँ के पास चली जाती है। शिवम और उसकी माँ के आते ही शिवम की माँ बाबूजी से कहती है, क्या हुआ भाई साहब, ऐसी कौन सी बात है जो आप सेजल से नहीं कह सके? हम दोनों को बुलाया है आपने? बाबूजी थोड़ा संकोच करते हुए कहते हैं, सुना है तुम लोग जाने का प्लान बना रहे हो। शिवम मुस्कुराकर कहता है, जी मामा, सेजल से कह रहे थे इस बारे में कि उसे 2-4 दिन रुकना हो तो रुक ले, फिर बुला ले जाएंगे। बाबूजी आंखों में आंसू लेकर मानो उन्हें आज सच में बेटा ना होने की कमी महसूस हो रही हो। हम सोच रहे थे तुम लोग यहीं क्यों नहीं रहते हो, सेजल की जॉब भी यहीं पास में रहेगी और तुम भी यहीं ट्रांसफ़र करवा लेते, सब लोग साथ में रहते। शिवम की माँ उन्हें समझाते हुए, अरे भैया, यहाँ आपके घर कितने दिन रहेंगे और फिर 4 लोग क्या कहेंगे? बाबूजी रुआसे मुंह से हल्की आवाज में, ये घर अब मेरा नहीं है, सेजल का है, मतलब तुम लोगों का ही घर है। शिवम और उसकी माँ चौंकते हुए, क्या? बाबूजी हाँ में सिर हिलाते हुए, मेरे और सेजल की माँ के मरने के बाद हो सकता है तुम लोग यहाँ आओगे, इससे अच्छा है हम दोनों के जिंदा रहते ही साथ रहो यहीं। ये कहते ही बाबूजी अकेलेपन को लेकर जोर से रोने लगते हैं। ये सुनकर और देखकर बाबूजी की बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बाबूजी को संभालने लगती है। और बाबूजी के रोने की आवाज़ सुनकर सेजल डरकर दूसरे कमरे से दौड़ते और चिल्लाते हुए आती है, बाबूजी क्या हुआ, क्या हुआ बाबूजी को? शिवम सेजल को पूरी बात बताता है तो सेजल भावुक होकर शिवम और अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहने लगती है, आप लोगों से विनती है, मेरे बाबूजी और माँ को अकेला छोड़कर मत चलो। शिवम उसे हाथ जोड़ता देख उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए, ऐसा मत करो, नहीं जाएंगे मामू। फिर 2 दिन बीतते हैं। शिवम और उसकी माँ अपने घर जाकर ज़रूरी सामान वहाँ से मामू के घर ले आते हैं और वहाँ का थोड़ा बहुत सामान एक हॉल में रखकर ताला लगा देते हैं और अपना घर पड़ोस में कच्चे घर में रहने वाले एक गरीब परिवार को रहने के लिए दे देते हैं। इधर सेजल अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और शिवम ट्रांसफ़र के लिए कागज़ भेज देता है। सभी लोग हंसी खुशी से साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद शिवम का ट्रांसफ़र भी वहीं शहर में हो जाता है। अब सेजल हॉस्पिटल में जब भी किसी औरत की डिलीवरी करवाती तब उसे अपनी माँ की याद आने लगती थी।
लेकिन लेकिन उसे जैसा पता था उसकी माँ के मरने के बारे में, वैसे एक भी केस नहीं आते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन उसे महीने 2 महीने में आसपास के किसी न किसी गांव के बारे में सुनने में आ ही जाता था कि उस गांव में एक गर्भवती महिला घर पर ही बच्चे को जन्म देने के कुछ घंटे या एक दिन बाद मर गई। यह घटना उसके दिल से आहत कर जाती थी। धीरे धीरे वह खुद ही अपने आसपास के गांवों का दौरा करने जाने लगी थी और वहां की गर्भवती महिलाओं की सूची बनाने लगी। मानो वह जन्म लेते ही अपने सिर पर लगे मां की हत्या का वो काला दाग किसी और बच्चे के सिर न लगने देने का दावा कर चुकी हो। रविवार के दिन सेजल एक गांव के दौरे के चलते वहीं गांव में गांव की औरतों द्वारा ही एक महिला की डिलीवरी करते सुनती है और वह बच्चे को जन्म देने वाली औरत से मिलने चली जाती है। वहां जाकर वह नवजात शिशु की नाभि पर खून देकर उसकी नाभि की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगती है, इसे किसने काटा है? वहीं खड़ी औरत, मैडम हियाँ कुछ कहाँ अस्पताल जैसा उजार है, यह बच्चे की बाबूजी की दाढ़ी बनावे वाली रेजर से काटे हन। सेजल ये सुनकर कपकपाते हुए कहती है, तो टेटनस का इंजेक्शन लगाया इसको और इसकी माँ को? वहीं खड़ी दूसरी औरत हंसकर अरे मैडम हियाँ इंजेक्शन कहाँ मिलत है, हो को लगवावत है। सेजल अंदर से बिल्कुल घबरा जाती है और उसे अपनी माँ की मृत्यु का कारण समझ आ जाता है, क्योंकि उसे पड़ोस वाली चाची पहले ही बता चुकी होती हैं कि तुम्हारी माँ का जबड़ा कसा हुआ था। वह एम्बुलेंस को बुलाकर माँ और बच्चे को अस्पताल भेज देती है और अपनी चाची से मिलने अपने गांव चली जाती है। सेजल चाची से थोड़ी दूर ही होती है। सेजल, चाची नमस्ते। चाची खुश होकर, अरे बच्चा सेजल, तुम तो एकदम बदल गई। सेजल चाची की तरफ बढ़ते हुए, हाँ चाची, कैसी हैं आप? चाची, अरे बिटिया अब तो हमारी उम्र हो गई है। सेजल झूठी मुस्कान के साथ मानो दिल में कुछ बहुत ही गहरा जख्म लिए हुए, हाँ चाची, थोड़ा आपसे जानकारी चाहिए थी। चाची सेजल की दर्द भरी आवाज़ समझ जाती हैं और हल्के स्वर में उससे पूछते हुए, बिटिया सब ठीक तो है? सेजल, हाँ चाची, और गहरी सांस भरते हुए, चाची माँ की डिलीवरी आप कराई थी? चाची पुरानी बातें सुनकर थोड़ा चौंकते हुए, हाँ बिटिया, क्या हुआ? सेजल मानो दिल पर पत्थर रखकर पूछ रही हो, चाची क्या आपको याद है कि मुझे माँ से अलग करने के लिए मेरी नाभि किससे काटी थी? चाची थोड़ा सोचते हुए जवाब देती हैं, हाँ बिटिया, तुमरे बाबूजी वो दाढ़ी बनावे वाली कोई रेजर दीन रहे। सेजल आंखों में आंसू लेकर, चाची नई ब्लेड थी कि पुरानी? चाची सोचते हुए, बिटिया रात रही, पानी बहुत बरसत रहा है, तो नई ब्लेड कहाँ से लाती तुमरे बाबूजी? सेजल अपनी माँ के मरने का कारण अपने दिल में ही रखकर बिना कुछ कहे वहां से वापस जाने लगती है। तभी चाची सेजल को रोकते हुए, का हुआ बेटिया, खाना खाती जाओ, दोपहर बहुत हो गया है। सेजल आंखों के आंसुओं को रोकते हुए, हम खाकर आए थे चाची, थोड़ा जल्दी में है, कहकर सेजल वापस चली जाती है। अब वह माँ के मरने की वजह अपनी बड़ी बहन स्वीटी को बताना चाहती है, लेकिन उसमें स्वीटी की वह तीखी और कड़वी आवाज़ सुनने की हिम्मत नहीं होती है। सेजल अपनी माँ के मरने का कारण अकेले ही अपने दिल में दबाए रह जाती है और समय बीत रहा होता है। बाबूजी और माँ इतने बूढ़े हो चुके होते हैं मानो उनसे अब ठीक से चला भी नहीं जाता है। सेजल करीब 32 साल की होती है। 9 महीने की प्रेग्नेंट होने की वजह से वह छुट्टी पर होती है। बस 1-2 दिन की बात होती है, सभी लोग खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मंगलवार का दिन होता है। सभी लोग अपने अपने काम निपटाकर नाश्ते के लिए बाहर के कमरे में इकट्ठा हो रहे होते हैं। बाबूजी नहाकर बाथरूम से बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी बाबूजी पैर फिसलने की वजह से गिर जाते हैं। शिवम दौड़कर उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उठ नहीं पाते हैं। बाबूजी को रीढ़ की हड्डी टूटने का आभास होता है,
तो शिवम उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में लेटाकर अस्पताल लेकर जाता है। जल्दी में शिवम का फ़ोन उसके बिस्तर पे ही छूट जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक शिवम के फ़ोन की घंटी बजती है। सेजल दीवार पर सामने लगी घड़ी में समय देखकर फ़ोन पर असिस्टेंट का नाम देखकर ज़रूरी फ़ोन समझकर उठा लेती है, क्योंकि शिवम के अस्पताल पहुंचने का समय जो हो चुका होता है। सेजल हल्के स्वर में, हेलो मैम, मैम सर अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, बहुत ही क्रिटिकल केस है। सेजल कुछ सोचते हुए, किसी और डॉक्टर के पास रेफ़र कर दीजिए, घर पर इमरजेंसी आ जाने की वजह से शिवम सर शायद आज ना पहुंच पाएँ हॉस्पिटल। असिस्टेंट फिर से घबराते हुए, मैम सबने जवाब दे दिया है, तो शायद वहाँ पहुँचने में देर हो जाए, माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। सेजल जैसे कुछ सेकंड के लिए थम सी गई हो, फिर कुछ सोचते हुए अपना पेट देखकर हिम्मत करके बोलती है, ठीक है 5 मिनट में पहुंच रही हूँ मैं, तब तक ध्यान रखो। सेजल जैसे कपड़े पहने घर में बैठी थी, ठीक वैसे ही अपनी गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ ही रही होती है कि सास उसे ऐसी हालत में न जाने के लिए कहती है। पर सेजल अभी 1 घंटे में आ जाएंगे माँ कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर ऑपरेशन थिएटर के कपड़े पहनकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ ही रही होती है कि एक आदमी रोते हुए झुककर उसके सामने हाथ पैर जोड़ते हुए कहता है, मैडम मेरी पत्नी को बचा लीजिए, अभी तक बच्चे नहीं हो रहे थे, इतनी दवा पानी के बाद अब होने को हुआ है तो मेरी बीवी की जान लेने पर आ गया है। उसके ये शब्द मानो उसके अतीत को दोहरा रहे हों, उसे वहीं रुककर उस आदमी को देखने को मजबूर कर दिए हों। लेकिन उस आदमी को देखते ही मानो सेजल के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका चेहरा मानो सेजल को ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने को और भी ज़्यादा मजबूर कर रहा हो। सेजल ऑपरेशन थिएटर में जाती है, माँ और बच्चे दोनों को बचा लेती है। माँ और बच्चे दोनों को सही सलामत देखकर सेजल ऑपरेशन थिएटर के कपड़े बदले बगैर ही माँ का माथा चूम लेती है। उस माँ को शायद कुछ अपना सा महसूस होता है, लेकिन वह कुछ बोलती उससे पहले ही सेजल असिस्टेंट से कुछ पैसे लेकर बच्चे के नाम पर उसे देकर बाहर निकल जाती है और बाहर आकर उस आदमी को बधाई देते हुए कहती है, माँ बेटे दोनों स्वस्थ हैं, बधाई हो, बेटा हुआ है। कहकर 2 ही कदम आगे बढ़ती है कि फिर वह पीछे मुड़कर बहुत ही दुखी भाव से उस आदमी से कहती है, सर आपकी बीवी के इस हालात में आपके बच्चे की कोई गलती नहीं थी, शायद ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने और भारी सामान उठाने की वजह से यह हालत हुई थी आपकी बीवी की। कहकर शिवम सेजल के कैबिन में चली जाती है। असिस्टेंट को भी शायद कुछ समझ नहीं आता है और वह सेजल से उसके हालचाल पूछने लगता है, मैम आप ठीक तो हैं? सेजल, हाँ आप स्वीटी और उसके बच्चे का खास ख्याल रखिएगा। असिस्टेंट, जी मैम, मैं आपको घर छोड़ दूँ? सेजल, नहीं मैं गाड़ी लाई हूँ, ठीक है चले जाएंगे। कहकर सेजल अपनी गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी की तरफ चली जाती है। असिस्टेंट उस नवजात बच्चे और सेजल के बारे में जानने का इच्छुक होता है, इसलिए वह माँ और बच्चे के हाल जानने के बहाने तुरंत वहाँ जाता है। वह महिला भी डॉक्टर का व्यवहार देख उसके बारे में जानने की इच्छुक होती है, इसलिए असिस्टेंट को देखकर महिला तुरंत उससे डॉक्टर के बारे में पूछने लगती है। महिला, वो डॉक्टर कौन थी? उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा था। असिस्टेंट, आप जिस डॉक्टर के अंडर में यहाँ एडमिट हैं उनकी पत्नी थी ये भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, लेकिन इस समय छुट्टी पर हैं। ये कहते हुए वह पास लेते हुए बच्चे को पुचकारने लगता है। महिला कुछ सोचते हुए, क्या नाम है उनका? असिस्टेंट, डॉक्टर सेजल रॉय। महिला का नाम सुनकर थोड़ा सा सकपकाते हुए, इनका व्यवहार मेरी छोटी बहन जैसा था, कहकर सेजल के अलग होने की कहानी बताती है और कहती है, जो डॉक्टर सेजल को गोद लिए थे उनकी जाति बिरादरी जानने की कोशिश ही नहीं किए थे हम कभी। क्या डॉक्टर साहब की फ़ोटो होगी कहीं? असिस्टेंट महिला की बातें सुनकर हैरान रह जाता है और अपने फ़ोन में शिवम की सोशल मीडिया से फ़ोटो खोजते हुए उसे याद आता है
कि सेजल पेशेंट के बिना कागज़ और रिपोर्ट देखे ही कैबिन में उसका नाम लेती है। इधर फ़ोटो मिल जाती है और स्वीटी उसे पहचान लेती है। और अपनी गलती का एहसास करके आंखों में आंसू लेकर स्वीटी इधर असिस्टेंट से सेजल के दोबारा हॉस्पिटल आने के बारे में पूछ रही होती है। उधर सेजल गाड़ी से वापस जा रही होती है कि उसके पेट में अचानक से असहनीय पीड़ा उठ जाती है और वह गाड़ी को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाती है। गाड़ी सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा जाती है। सेजल के देर तक न पहुंचने की वजह से शिवम के फ़ोन से ही असिस्टेंट को फ़ोन करती हैं और उन्हें पता चलता है कि वह 3 घंटे पहले ही हॉस्पिटल से निकल चुकी होती हैं। कुछ देर बाद सेजल के नंबर से शिवम के फ़ोन पर घंटी बजती है। शिवम की माँ फ़ोन रिसीव करते ही हड़बड़ाहट में बिना रुके ही, सेजल कहाँ है बेटा, कहाँ है तू? बहुत देर हो गई है, अभी आई नहीं तुम? उधर से किसी अनजान बुजुर्ग की आवाज़ में। सेजल नाम था क्या? ये फ़ोन एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास से मिला है। उस गाड़ी में एक औरत भी है। शिवम की माँ टूट सी जाती है, मानो शरीर से जान ही निकल गई हो। फिर वह खुद को संभालते हुए शिवम के असिस्टेंट को फ़ोन करके पूरी बात बताती है और उसे सेजल की गाड़ी के पास जाने के लिए कहती है। तब तक सेजल के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। अनजान नंबर देखकर वह बुजुर्ग फ़ोन रिसीव करता है। सेजल, हेलो सेजल, मैं शिवम। फ़ोन घर पर ही भूल गया था। बाबूजी अब ठीक हैं, परेशान नहीं होना। वह बुजुर्ग शिवम को उसका पति जानकर सेजल की पूरी कहानी कह सुनाता है। शिवम बाबूजी को हॉस्पिटल में ही छोड़कर सेजल के पास पहुंचता है, लेकिन देखता है इधर सेजल के पास समय रहते किसी के ना पहुंचने की वजह से उसका और उसके बच्चे का देहांत हो जाता है। ये देखकर मानो शिवम की दुनिया ही उजड़ जाती है। वह निशब्द होकर वहीं ज़मीन पर टूट कर बैठ जाता है। स्वीटी को हॉस्पिटल में खबर होते ही वो भी टूट कर रो पड़ती है और खुद को कोसते हुए, मेरे सिर आई हुई मौत को छोटी तुम अपने सिर क्यों ले ली?